जो एक प्रतीकात्मक बिंदु चुना है वह है वह प्रश्न कला क्या है जो जीवन के सकल भ्रमों को समूल रूप से चीर देती है। उस भ्रम की जो कालिमा है उसको मूल रूप से ध्वस्त कर देती है। छोटे छोटे भ्रमों को अंत नहीं, भ्रम की समूची प्रक्रिया का अंत। हम सब लोग यह देख ही रहे हैं कि जिसे हम जीवन समझते हैं उसमें कितना दुख है, और दुख का भी हमें पता चलता है। संबंध जो हमारे हैं उन संबंधों की अपर्याप्तता का भी पता चलता है, और साथ ही साथ हमारा जो दुख और भ्रम है वह सुरेश जी म्यूट कर दीजिए माइक। हम सब मित्र थोड़ा माइक म्यूट कर देंगे तो सुचारू रूप से हम साथ चल पाएंगे। वह एक गहरा भ्रम साबित होती है। हम जीते चले जाते हैं और पाते हैं कि जिसके लिए हमने सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन उद्योग किया, वह एक अंत में मिल गया तो अंत में एक भ्रम सिद्ध हुआ। उसके मिलने पर भी कुछ जितनी आशा की थी, जितनी उम्मीद बनाई थी, वह वैसी नहीं ठहरी। वह ऐसा ही है जैसे जीवन पहले चलता था वैसे ही चलता जा रहा है। फिर उसके निदान के लिए, उसके समाधान के लिए कि जीवन क्या है, कैसे वास्तविक जीवन को पाया जाए, हम लोग फिर जो पारंपरिक तरीके हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें तलाश करते हैं, उनमें हाथ पैर मारते हैं कि उनमें हमें कोई समाधान मिल जाए। हम जो हमें सिखाया समझाया गया है कि इस तरह के प्रश्नों का समाधान इस तरह के वेशधारी या इस तरह से जो जीवन जीने वाले हैं, इस तरह की जो बातें करने वाले हैं, उन लोगों के पास मिल सकता है। हम गुरुओं के पास जाते हैं, हम उनके द्वारा बताई गई या अपनी आजमाई या कहीं से खोजी पढ़ी विधियों का अनुसरण करते हैं, रीति रिवाज फॉलो करते हैं। हम सब तरीके के यत्न करते हैं कि हमारी जो अपर्याप्तता है, हमारा जो दुख है, जो हमारी पीड़ा है, उसका अंत भी हो, और साथ ही साथ जो जीवन एक भ्रामकता के रूप में भास रहा है उसका अंत हो। लेकिन कालांतर में हम पाते हैं ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वही अपने जीवन में उनके कोई दिशा नहीं होती, वे खुद ही भटके हुए होते हैं। जैसे हम सपनों में जी रहे होते हैं वैसे वे भी सपनों में जी रहे होते हैं। न संसार के स्वप्न हुए, संन्यास के हुए, स्वर्ग के हुए, मोक्ष मुक्ति के हुए, पर जो वास्तविक धरातल पर चल रहा जीवन होता है उनके भीतर भी और हमारे भीतर भी समान होता है। हाँ, वह भी अपने भीतर विचारों की श्रृंखला के बीच में जूझ रहे होते हैं, बनावटी संरचना का हिस्सा होते हैं, और हम भी वैसे ही होते हैं। तो जो वो उपाय बताते हैं, जो वो शास्त्रों को पढ़ करके समाधान बताते हैं, उसके समाधान उन्हीं के जीवन में लागू नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में क्या लागू होंगे? प्रायः ऐसा होता है। फिर कभी कभार कोई सच में ही जिसके जीवन में समाधान जैसी कोई चीज लागू होती है, कोई कोई ऐसा होता है जो जो बात कह रहा होता है उसको अपने जीवन में जी भी रहा होता है।
लेकिन वहां भी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो रिसीविंग एजेंसी है, जिस माध्यम से हम दूसरे की बात ग्रहण करते हैं, दूसरे की सूचना ग्रहण करते हैं, वह माध्यम ही हमारा सोच विचार का है, आकलन अनुमान का है, प्रतीकों का है, शब्दों का है, और कोई कला हम जानते ही नहीं है जिससे दूसरे के माध्यम से कोई चीज हमारे अंदर प्रवेश करे। तो पहली तो बात यही कि जो समझ रहा है जीवन की वास्तविक कला, वह जैसे ही शब्दों में प्रवेश करता है तैसे ही वह कला नहीं रह जाती है, वह शब्द रह जाता है, उसके प्रतीक रह जाते हैं। मुझे अगर मिठास का स्वाद पता है लेकिन मैं उसको आपको बताना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं मिठास शब्द का जो प्रयोग करूंगा, मीठा शब्द का जो प्रयोग करूंगा, यह मीठा शब्द वह एहसास नहीं है जिस एहसास का नाम मीठा है। तो यही वह चूक हो गई कि मिठास मैं आपको दे नहीं सकता हूं, मैं मिठास शब्द देता हूं। और आप जब ग्रहण करते हैं तो मीठा शब्द के साथ साथ आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो सिखावन है, आपने मीठे शब्द के साथ जो स्मृतियां पाली हुई हैं, उसके चश्मे से ग्रहण करते हैं। और फिर आप कितना भी मीठा शब्द की जुगाली करिए, आपको मीठे शब्द, मिठास का एहसास नहीं हो सकता। अच्छा, बाह्य तल पे, भौतिक तल पे तो शक्कर एक है, आप चख सकते हैं जा करके, और हम आप मिल सकते हैं कि हाँ यह वही चीज है जिसका नाम मैं मिठास कह रहा था, और आप सहमत हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज को जाना ही नहीं जा सकता, जो ज्ञान के ही क्षेत्र में नहीं आती है, जो अनुभव के भी क्षेत्र में नहीं आती है, जिस समाधान में सारे अनुभव, सारे ज्ञान, सारी सूचनाएं गल जाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कोई करे तो कैसे करे? उसके लिए तो जो अनुभव और ज्ञान, इन सारी चीजों का एक पुलिंदा है, इसका अंत कैसे हो, वही हम आप आपस में साझा कर सकते हैं। लेकिन उसके साझा करने में भी बड़ी कठिनाई है कि वह कैसे साझा हो, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज को साझा करने के लिए हमें आपको समान तल पर होना चाहिए। यदि आपके कोई आग्रह है कि नहीं, जो समाधान है वह यह है जो पुस्तक में लिखा है, तो हम आप साथ साथ नहीं हैं। हमें आपको जितने भी समाधान को लेकर के हमारे भीतर उत्तर रचे पचे हैं, उनको पोंछ देना होगा, और बिल्कुल भी कोरी स्लेट की तरह साथ साथ चलना होगा। तो ही हम किसी ऐसी चीज का अन्वेषण कर सकते हैं जो इन सारे पुलिंदों को, जो कि उस अज्ञेय के समाधान में बाधा है, उनको एक तरफ सरकाया जा सके, उनसे यह सारी चीजें एक तरफ सरक सके। तो उसी प्रयोग में हम आप थोड़ा आज के इस सप्ताहांत कार्यशाला में साथ साथ चलते हैं। हम आप या जो नए मित्र हैं, उनसे यह निवेदन है कि कई सारी कार्यशालाओं में हमने बार बार इस बात का उपयोग किया है कि प्रश्न उठाने की कला, सवाल उठाने की कला, ऐसी कला जिस कला के माध्यम से बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना कुछ पहले से आकलन, अनुमान, निष्कर्ष निकाले, उसे प्रक्षेपित किए, यथार्थ रूप में जिस कला के माध्यम से जो झूठ है वह गल सकता है। अब यह कला कैसे हो, क्या हो, उसमें हम आप साथ साथ थोड़ा प्रवेश करेंगे, उसका हम अन्वेषण करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कविता है जो आज मेरे आंखों के सामने सुबह सुबह आई और माया ने लिखी है। माया ही ऐसी कविता लिख सकती है। यह बड़ी मजे की बात है। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो बार बार यह कहते हैं कि जो हम प्रश्न उठाते हैं यह प्रश्न कृत्रिम है, यह प्रश्न भी कृत्रिम है।
उन्हें यह समझ में आता है कि सोच विचार तो कृत्रिम है ही, पर यह प्रश्न भी उठाना क्या यह कृत्रिम नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है, अगर गहराई से देखा जाए तो यह प्रश्न ऐसी कला है जो कृत्रिमता को उसकी अंतिम सीमा तक पर ला करके खड़ी कर देती है। जो यह बनावटी संरचना है सोच विचार की, इसके अंतिम छोर पर ला करके हमें खड़ा कर देती है, जहां से ऐसी संभावना बन सके कि कृत्रिमता से जो अकृत्रिम है उसमें जीवन की छलांग लग सके। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जो काल का देवता है, हमने आपने सुनी होगी ना वो कहानी यमराज की और नचिकेता की। यमराज काल का देवता है, काल मृत्यु भी कहते हैं उसको, समय भी कहते हैं। तो मृत्यु के देवता ने अमृत का उपदेश दिया, काल ने यानी समय ने अकाल का उपदेश दिया। यह एक बड़ी मौजू घटना है जिसमें इस तरह से चीजें उद्घाटित होकर के आती हैं। तो माया ही सत्य की तरफ कैसे इशारा कर रही है। बड़ी सुंदर कविता है यह। कविता है कि हद में हो और बेहद हो, हद में हो और बेहद हो, देखो जो देखो क्या तुम होकर उसके उसके नहीं, होकर उसके नहीं, देखो जरा तुम किसके हो, देखो जरा तुम किसके हो, जमी पर बसर और बेघर हो, जमी पर बसर और बेघर हो, देखो अभी तुम कहां के हो, देखो अभी तुम कहां के हो, मन हो रहे पर मन नहीं तुम, मन हो रहे पर मन नहीं तुम, सोचो तुम किस गम में हो, सोचो तुम किस गम में हो, जहां का मुसाफिर सफर पे हो, मंजिल अपनी मौत के हो, जहां का मुसाफिर सफर पे हो, मंजिल अपनी मौत के हो, जंजीरों में जकड़े हो, कल ही कल को पकड़े हो, पंख अपने ही कुतरे जाते, पंख अपने ही कुतरे जाते, पूछो जरा कब फड़के हो, पूछो जरा कब फड़के हो, उड़े हो कभी खुले गगन से जुड़े हो, क्या हवा के रुख ही मुड़े हो, पूछो खुद से, क्या हवा के रुख ही मुड़े हो, पूछो खुद से, किससे कैसे कहां कब जुड़े हो, किससे कैसे कहां कब जुड़े हो। बड़ी मौजू यह कविता है। कविता इशारा कर रही है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन को जीने के लिए हमारे अंदर सारी संभावनाएं भरी हुई हैं, जिसको लेकर के हम पैदा हुए हैं, वह जीवन कहाँ है, वह उड़ान, वह विस्तीर्णता कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही पंख खुद कुतर रहे हैं। हम जीवन में कह रहे हैं कि हम जुड़े हैं, पर जुड़े हैं किसी से, हमारा संबंध है किसी से, हमारा नाता है, भीतर तो हम सब अकेले हैं। क्या चूक हुई है, आखिर क्या ऐसी दुर्घटना हुई है कि हम न तो जी पा रहे हैं जबकि जीवन लेके पैदा हुए हैं। जीवन वही है जहां हम जी रहे हैं। हम संबंधित होने के लिए दिन रात यत्न कर रहे हैं, जो संबंध है उसमें प्रवेश करने की दिन रात जुगत कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, हम बस थोड़ा करीब आ जाते, ज्यादा करीब आ जाते हैं, पर संबंधित नहीं हो पाते। कहां है संबंध? यह हम सबकी गाथा है, यह हम सबकी कहानी है। उसमें यदि हम यह स्पष्ट देख ले रहे हैं कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, और जो हमारा जीवन अभी है, जिस तरीके से हमारा संबंध है, और जीवन और संबंध एक ही
घटना के पर्याय हैं। जीवन और संबंध हम आप अलग अलग नहीं कर सकते। जीवित होने का अर्थ है संबंधित होना, संबंधित होने का अर्थ है जीवित होना। जो संबंधित नहीं है वह जीवित नहीं है, जितना संबंधित नहीं है उतना जीवित नहीं है। इसलिए हम यह कहें कि टूट करके अलग होके कहीं खोह में चले जाएं, तो जितना खोह में चले जाएंगे, जितना तोड़ते चले जाएंगे, उतना ही मृत होते चले जाएंगे। और जो हम संबंध का ढंग जानते हैं, वह भी संबंध का ढंग हमको तोड़ करके ही रखता है। हम अलग थलग ही बने रहते हैं, बस केवल करीब होते चले जाते हैं। 2 लोगों के, 10 लोगों के, 1000 लोगों के बड़े निकट हो जाएंगे, पर जुड़ एक से भी नहीं पाएंगे। यह हम सबके जीवन की गाथा है। तो हम आप साथ साथ फिर इस अन्वेषण में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर क्या उपाय बचता है हमारे हाथ में, कि हमारी यह जो संबंध और जीवन की भ्रामकता है, कृत्रिमता है, इसका समूल अवसान हो सके और वहां पर वह जीवन उद्घाटित हो सके जो भ्रम नहीं है, जो नैसर्गिक है। क्या वह कला प्रश्न की कला है? वह प्रश्न नहीं जिस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हो सकता है वह प्रश्न कला हमें उबार नहीं सकती, क्योंकि उत्तर उस प्रश्न कला के सामने दीवार बनकर के खड़ा हो जाएगा। अगर हम कोई प्रश्न ऐसा उठाते हैं जिसका उत्तर हो सकता है, तो फिर वह उत्तर ही उस प्रश्न के अन्वेषण को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन क्या प्रश्न की कोई ऐसी कला हो सकती है जिस कला से उत्तर आ ही नहीं सकता, जीवन में वह घट सकता है? उस प्रश्न का अंत हो सकता है और वहां पर वह प्रश्न जो भी मिथ्या है, जो भी झूठ है, उसको लेकर के गल जाता है। उत्तर कभी नहीं आता है। प्रश्न के सम्यक रूप से उठने और उसके उस सारी भ्रम और कृत्रिमता को लेकर के गल जाने में ही उसका उद्घाटन जीवन में है, जो कि कृत्रिम नहीं है, जो कि नैसर्गिक है। क्या कोई ऐसी कला हो सकती है? इसका हम लोग साथ साथ अनुसंधान कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। मेरी किसी भी बात को स्वीकार मत करिए। हम आप साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं। हम एक दूसरे के न तो गुरु हैं न तो शिष्य हैं। हम किसी आप्त वचन को नहीं दोहरा रहे हैं। हम जो वास्तविक रूप से अभी है उसी की पड़ताल कर रहे हैं, उसी का इस तरह से परीक्षण कर रहे हैं, ऐसी कला से परीक्षण कर रहे हैं कि वह रेशा रेशा अपना खोल करके दिखा दे और देखने में उसके साथ हम जीवन को लेकर के आगे बढ़ सके। क्या वह प्रश्न कला जिससे इस भ्रम का समूल भंग हो सकता है, वह कला वास्तव में हम अपने जीवन में आजमा रहे हैं, अभी देख रहे हैं? अन्यथा यह फिर एक मंत्र की तरह दोहराया जाने लगेगा। कालांतर में मंत्र की तरह हम दोहरा लेंगे, भीतर वह प्रश्न की कला प्रवेश नहीं करेगी। वो हम लोगों ने कहानी सुनी है ना कि साधु ने सुग्गे को सिखा दिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभवश फंसना मत, और वही सुग्गा फंस गया और वो लगातार दोहरा भी रहा है। उसने साधु ने उसको सिखा करके जंगल में छोड़ा था कि वह अगर बोलता रहेगा तो वो तो फंसेगा ही नहीं, दूसरे सुग्गे भी नहीं फंसेंगे। लेकिन दूसरे सुग्गों को छोड़ करके कि छोड़िए, वह सुग्गा खुद ही फंसा हुआ है, वह दोहरा रहा है और खुद उसी जाल में फंसा बैठा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभवश फंसना मत। ऐसे मंत्र की तरह नहीं, ऐसे यांत्रिक रूप से नहीं, वास्तव में इसका परीक्षण हम अभी और यहीं कर रहे हैं।
एक छोटी सी यहूदी कथा जिसके माध्यम से थोड़ा सा हमको इस प्रश्न कला के संदर्भ में एक अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ सकती है। एक यहूदी को दोषी मान लिया गया। किसका? कि एक ईसाई लड़के की हत्या हो गई, वह मरा हुआ पाया गया, हो सकता है वो षड्यंत्र रहा हो, और जो वहां ईसाई राजा था, जो ईसाई न्यायाधीश थे, उन सब ने मौका खोज लिया इसी बहाने यहूदियों को दंडित करने का, उन्हें मारने का। वह लड़का मरा हुआ पाया गया, उसके ऊपर चाकुओं के निशान थे, उसे हत्या की गई थी उसकी, और सभी ईसाइयों ने मिल करके, जो कि ऊंचे पदों पर थे, न्यायाधीश भी थे, मंत्री भी थे, सीनेटर भी थे, उन सब ने मिल करके आरोप सीधे लगाया कि यह हत्या यहूदियों ने की है, और यहूदियों ने इसका अपने त्योहार में बलि चढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया है। एक त्योहार उनका होता है जिसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि इंसान का खून लेकर के वो उसको पूरा करते हैं। यहूदियों में खलबली मच गई और वे सब इकट्ठा हुए कि अब तो हमको दंडित ही होना है। उन्होंने अपने रबाई को बुलाया। रबाई यहूदियों के धर्मगुरु को कहा जाता है। रबाई को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया कि आप हमारी तरफ से पैरवी करें। सभा बैठी, इजलास बैठी, उसमें मामला रखा गया और सब तरह से उपाय किए गए कि यहूदियों को दोषी ठहरा दिया जाए इस मामले का। लेकिन उस रबाई ने ऐसी पैरवी की जिसके आधार पर मामला बना ही नहीं, बात आगे बढ़ी ही नहीं कि यह हत्या यहूदियों ने की है। जज जो था वो किसी भी कीमत पर यहूदियों को मृत्युदंड देना चाहता था। तो फिर जज ने जब कोई और उपाय नहीं देखा, कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो उसने आंखें बंद की, ऊपर की तरफ देखा और कहा कि अब इस मामले का फैसला हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, इस मामले का फैसला हम गॉड पे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए उसने युक्ति सुझाई कि मैं एक कागज पर गिल्टी लिखूंगा और एक कागज पर कुछ नहीं लिखूंगा। 2 कागज इस बॉक्स में डाले जाएंगे और यहूदियों के प्रतिनिधि रबाई को इसमें से एक कागज निकालना है। अगर उन्होंने वह कागज निकाला जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहूदी निर्दोष छूट जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने यह निकाला कि वे जिस पर गिल्टी लिखा हुआ है तो सबको दंडित किया जाएगा, सबको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और इसके पीछे हम ईश्वर की मर्जी मानते हैं कि ईश्वर ही गिल्टी वाला का पुर्जा निकाले या फिर खाली पुर्जा निकाले। रबाई ने यह देख लिया, उसने अनुमान लगा लिया कि ये जो जज है यह दोनों ही कागजों पर गिल्टी लिखेगा और कोई भी कागज निकालेंगे हम उसमें गिल्टी लिखा होगा और सबको मार दिया जाएगा। वह जब बॉक्स के पास गया और उसने कहा गया कि आप एक कागज निकालिए, उसने एक पुर्जा निकाला और निकाल करके झट से उसको निगल गया। जज ने कहा यह आपने क्या किया? इसके आधार पे अब कैसे पता चलेगा कि जो आपने निगला है वह पुर्जा गिल्टी का था या खाली था? तो रबाई ने कहा बहुत सरल सी बात है, जो पुर्जा बचा हुआ है यदि उस पुर्जे पर गिल्टी लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो पुर्जा मैंने निगला है वह पुर्जा सादा था, और अगर उसमें सादा निकलता है तो यह बात भी साफ हो जाएगी कि जो पुर्जा मैंने निगला वह गिल्टी का था। तो बहुत आसान सी बात है, देख लिया जाए। अब चूंकि दोनों पुर्जों पर गिल्टी लिखा था उस जज ने, इसलिए दूसरा पुर्जा गिल्टी ही पाया गया। पर सबने यह जाना कि चूंकि वह पुर्जा गिल्टी पाया गया है इसलिए यह पुर्जा जो भीतर इस रबाई ने निगल लिया है यह सादा पुर्जा था। और इस युक्ति से सब यहूदी छूट गए। आप देखें
इस प्रश्न का हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं, इस प्रश्न की कला का। यदि हम यह देखते हैं कि मैं और जो मेरे द्वारा जीवन जिया जा रहा है, जिसको लेकर के हमने खूब सारी चर्चाएं की हैं, पर फिर भी मैं दोहरा दूं कि हम जो भी जीवन जी रहे हैं जीवन के नाम पर, वह सब बनावटी है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन सोच विचार द्वारा निर्दिष्ट है। हमारे अंदर 24 घंटा सोच विचार चीजों को निश्चित कर रहे हैं, संबंधों को भी निश्चित कर रहे हैं, जो अभी ठीक सामने है उसको भी निश्चित कर रहे हैं। यहां तक कि हम नंगी आंख से किसी चीज को देख नहीं पाते हैं, हम उसको देखते ही उसको नाम से देखते हैं। एक वृक्ष को बिना नाम के हम देख ही नहीं पाते, बिना वृक्ष नाम दिए हम देख ही नहीं पाते उस चीज को जिसका नाम वृक्ष है। इसका साफ अर्थ है कि हमारे भीतर वह जो बनावटी जीवन है वह जी रहा है। साफ बात है कि वृक्ष नाम वह चीज नहीं है जिसका नाम वृक्ष है। वृक्ष शब्द को हम अपने भीतर जुगाली कर सकते हैं, उसकी छवि को हम जुगाली कर सकते हैं, पर वृक्ष को मैं अपनी बुद्धि में नहीं रख सकता हूं, उसको नहीं सोच सकता हूं, उस वास्तविक चीज को नहीं सोच सकता हूं। तो जो चीज सोची जा रही है वो उसकी प्रतिकृति है, उसका सांकेतिक नाम है, सांकेतिक उसकी एक छवि है, उसको मैं सोच रहा हूं। और सांकेतिक छवि, सांकेतिक शब्द की जुगाली करने में मुझे ऐसा एक धोखा हो जाता है कि जो भी जीवन मैं जी रहा हूं वह एक वास्तविक जीवन है। लेकिन हमने आपने साथ साथ यह पड़ताल की, पाया कि जो सोच विचार के दायरे में जीवन चल रहा है वह उपयोगी तो है। मुझे अगर कहीं जाना है तो उस जगह का पता मुझे होना चाहिए, नहीं तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं। तो सोच विचार की अपनी जगह है, पता रखने के लिए मुझे सोच विचार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर जहां मैं जी रहा हूं, जहां मैं धड़क रहा हूं, उस क्षेत्र में सोच विचार का सतत चलना, वह यथार्थ जीवन के स्थान पर कृत्रिम संस्था का होना है, जो कि हमारे अंदर सतत चल रही है। तो हमने यह देखा कि जो भी हम जीवन जी रहे हैं वह बनावटी है, साथ ही साथ वह यांत्रिक भी है, वह हमारे हाथ में भी नहीं, वह 24 घंटा चल रहा है और हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चाहे अनचाहे का कोई सवाल ही नहीं है, वो चल ही रहा है। हम एक पल भी ऑर्गेनिक रूप से बिना विचार के नहीं रह पा रहे हैं। यह बात भी स्पष्ट हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यह जो जीने वाला है, इस जीने वाले में और इस यांत्रिक बनावटी जीवन के बीच में क्या कोई अंतराल है, क्या कोई फासला है? और उस फासले पर हम अगर नजर डालते हैं, पाते हैं कि वहां कोई फासला नहीं है। यानी जो जीवन जिया जा रहा है और जीने वाला है वह एक ही चीज है। उसके बीच का जो विभाजन है वह तिलिस्मी है, वह कृत्रिम है, वह केवल प्रक्षेपित है, वह सुझाव दिया गया है, वो हमको हिप्नोटाइज किया गया है कि जो जीवन जिया जा रहा है, जिस क्रोध से मैं आविष्ट हूं वह क्रोध मुझसे अलग है। यह एक सतत दिया गया सम्मोहन है। और इसकी हमने पड़ताल की और पाया कि मैं और मेरा क्रोध दो चीज नहीं है। तो यह सब कुछ जो जीवन है वो यंत्र के क्षेत्र में आ गया, यांत्रिकता के क्षेत्र में आ गया, कि इसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। इतनी ही समझ मेरे अंदर एक गहरे शौक का निर्माण कर देती है। मुझे गहरा शौक मिलता है कि मैं और जो यंत्रवत जीवन जिया जा रहा है वो अलग थलग नहीं है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या इस पूरी यंत्रवत जीवन शैली का अंत हो सकता है? यहां पर प्रश्न कला का प्रवेश होता है। वह प्रश्न कला जो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी गुरु पर, किसी आध्यात्मिक आचार्य पर, किसी आप्त वचन, आप्त शास्त्र पर, किसी भी विधि पर निर्भर नहीं। वह कला आपकी कला है। यानी वह कला नैसर्गिक रूप से आप अपने हृदय में उपजा रहे हैं, बिना निर्भर हुए। वह कला कैसे काम कर रही है, थोड़ा सा इसको साथ साथ देखते चलिए। अगर हम आप साथ साथ देख लेंगे फिर यह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि यह कला कैसे काम करती है।
हमने प्रश्न उठाया कि क्या इस पूरी यंत्र जीवन प्रक्रिया का अंत हो सकता है। अर्थात हमने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो इस पूरी यांत्रिक जीवन शैली से मुक्त है। वह जीवन क्या है जो पूरी इस यंत्र जीवन की प्रक्रिया से मुक्त है। अब देखिए प्रश्न कला कैसे काम कर रही है। अगर यह प्रश्न मैंने अभी उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिक जीवन से पूरी यांत्रिक जीवन शैली से मुक्त है, मैं मुक्त होने नहीं जा रहा हूं, मैं यंत्र जीवन का ही हिस्सा हूं, उसी का ही मैं एक अवयव हूं, उसी प्रक्रिया का ही एक अंग हूं मैं। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं कैसे यंत्र मुक्त जीवन जीऊं, मैं कैसे बिना यांत्रिक जीवन जीऊं। वह प्रश्न निकल गया, वह प्रश्न हट गया। अब प्रश्न है कि यह जो यांत्रिक जीवन क्रिया है इससे मुक्त जीवन क्या है। यानी यहां पर जो अन्वेषण हो रहा है वह किसी मैं के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वह एक ऑर्गेनिक अन्वेषण हो रहा है, ऑर्गेनिक रूप से उसका पता लगाया जा रहा है। तो जब मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिक नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो यांत्रिक जीवन है वह बाहर छूट गया और भीतर वह जीवन प्रवेश कर गया जो यांत्रिक नहीं है। अर्थात मैंने जैसे ही यह पुर्जा निगला कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिक नहीं है, तो मैंने वह पुर्जा निगलते ही कि जो यांत्रिक नहीं है, वह निगलते ही वह जो यांत्रिक जीवन है वो बाहर छूट गया, वह सामने दिखाई पड़ना शुरू हो गया। जैसे उस बॉक्स में गिल्टी लिखा हुआ पुर्जा ही पाया गया, वैसे ही जो यांत्रिक जीवन है वह मेरी नजर के सामने हो गया, वह मेरी आंखों के सामने आ गया, और जो यांत्रिक जीवन नहीं है वह भीतर प्रस्फुटित होने लगा, भीतर वह अंकुरित होने लगा। पता नहीं मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहा हूं कि नहीं, आप साथ साथ इस चीज को देख पा रहे हैं कि नहीं? सर, मैडम, यह बहुत ही अनूठी कला है। इस कला को एक बार अगर हमने पकड़ लिया, कोई भी भ्रम, कोई भी धोखा हमारे जीवन में तिल भर भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी भ्रम संरचना का, पूरी बनावटी संरचना का जो आधार है वह हमारी आंख के सामने आ गया। भ्रामक संरचना का आधार क्या है? मैं और यह जीवन। मैंने जब यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यानी जो मुझ से मुक्त है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका उत्तर मुझे नहीं आने वाला है, जो कि उस कुटिल जज ने रखा था। जज ने क्या रखा था कि उसने दोनों ही पुर्जे पर लिख दिया गिल्टी। कोई भी पुर्जा उठाएगा उसमें सबको देखा जाएगा और यह दिखेगा कि यह गिल्टी, यह दिख गया, जो कि हमारा जीवन है। हम जो भी उठाते हैं उसमें गिल्टी दिखता है, जो भी हम जीवन जीते हैं उसमें हम पाते हैं कि अरे ये तो भ्रम निकला, ये तो धोखा निकला। यह आदमी जिसके साथ मैंने एक स्वर्णिम जीवन के सपने सजोए, यह तो धोखा निकला। और वह आदमी भी सोचता है कि यह औरत जिसके साथ मैंने इतना स्वर्णिम स्वप्न सजोया, यह तो धोखा निकली। यह जो कुटिल जीवन की शैली है जिसमें कुछ भी मिले वो धोखा ही सिद्ध होता है, उसी कुटिल जीवन शैली पर एक नए ढंग की युक्ति काम की। क्या? कि यह प्रश्न उठाना कि वह जीवन क्या है जो गिल्टी से मुक्त है, यानी वह जीवन क्या है जो कृत्रिमता से मुक्त है। तो एक पुर्जा जो था उस पर जो लिखावट थी पोंछ दी गई, वो लिखावट गल गई, यानी सबके स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया कि जैसे ही वो निगला गया वो सादा पुर्जा हो गया, उस पर कुछ लिखा नहीं है। निगलते ही वो सादा हो गया, क्योंकि सब यही जान रहे हैं, और भीतर घुसते ही वो सादा हो गया, क्योंकि गिल्टी वाला पुर्जा बाहर है।
अर्थात हमने यदि यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो मुझ से मुक्त है, मुझ यानी मुझ का अर्थ है गिल्टी, जो मुझ से मुक्त है वह जीवन क्या है, तो जितनी गिल्टी वाली संरचना है वह बाहर हो गई, वह स्पष्ट रूप से आंख के सामने हो गई, और इधर वह जीवन अंकुरित होने लगा, प्रस्फुटित होने लगा, जो गिल्टी नहीं, जो यांत्रिक नहीं है, जो मुझ से मुक्त है। अनूठी कला है। इस कला में दोष क्यों नहीं है, यह भी जरा समझने वाली बात है। क्योंकि अगर मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि वह जीवन क्या है जो कृत्रिमता यानी सोच विचार से मुक्त है, तो इसका उत्तर यदि सोच विचार के रूप में आ रहा है, मेरे अंदर संकेत के रूप में, सुझाव के रूप में आ रहा है, तो यह उत्तर लागू नहीं होता है प्रश्न पर। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि जीवन जो सोच विचार से मुक्त है। मैंने यह सवाल उठाया, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो इसका उत्तर अगर मुझे आ रहा है, इसका मतलब यह उत्तर सम्यक नहीं, लागू नहीं है। आप देखें कि यह प्रश्न ठीक उस जगह को जहां पर मैं हूं, जहां पर यांत्रिकता है, जहां पर बनावटीपन है, उस जगह को रिप्लेस कर रहा है, उस जगह को पूरी यांत्रिकता से मुक्त कर रहा है यह प्रश्न। और इधर यांत्रिकता से मुक्ति है और उधर वह जो पुर्जा निगल लिया गया। आपने सवाल ही उठाया, तत्क्षण पुर्जा अंदर चला गया, बिना आपको पता चले वह जीवन, उस जीवन को अवसर मिल गया जो जीवन बनावटी नहीं है। अगर हम साथ साथ इस कला को पकड़ पाए, इस कला को देख पाए, आप अपनी धन्यता का आकलन नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रसाद का आकलन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वहां जीवन नहीं होगा, पर आप इतने छोटे पड़ जाएंगे कि वह धन्यता आपकी अंजुरी में समा नहीं पाएगी। यह बुद्धि अंजुरी है। विराट आकाश के समक्ष कैसे यह छोटी सी बुद्धि, ये छोटे से हाथ सम्यक हो सकते हैं उसे समेटने में। इतनी छोटी सी बात, मैं किसी के भी गुरु का खंडन नहीं कर रहा हूं, किसी भी शास्त्र के से मेरा कोई वैर नहीं है, किसी भी विधि को मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीवन के इस क्षेत्र में जहां पर मैं हूं, वहां पर यह सारी चीजें अप्रासंगिक है। कोई भी गुरु यहां पर नहीं प्रवेश कर सकता है, और जिस भी गुरु को मैं ले आऊंगा वह सच्चा गुरु होगा, फिर भी मैं ही तो ले आऊंगा, उसको लाने में मैं ही तो बना रहूंगा, जो भी विधि अपनाऊंगा उसको करने में मैं ही तो बना रहूंगा, जो भी शास्त्रों के मैं अर्थ निकालूंगा मैं ही तो निकालूंगा। इसलिए यह सारी संरचना सिर्फ आउटडेटेड है आत्म अनुसंधान में, और वह जो मिथ्या है, जो असत्य है, उसके अवसान में, उसके खत्म होने में सिर्फ आउटडेटेड है, तिथिबाह्य है, असंगत है, अप्रासंगिक है। कोई शत्रुता नहीं है, कोई निंदा का भाव नहीं, बस वह लागू नहीं। आप किसी कांटे की निंदा थोड़ी करते हैं, बस वह आपके शरीर के जो शरीर की बनावट है उससे उसके प्रति लागू नहीं, बस दैट्स इट। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यदि इस कला को सच में ही समझ ले रहे हैं, सच में एक बार आपने समझी, आप अपने जीवन को एक साथ पोंछने में समर्थ हो जाएंगे।
यह सच्चा ध्यान है। इससे जो जागरण, जो समाधान फलित होता है, वह अन्वेषण में ऑर्गेनिक समाधान है, आरोपित नहीं, आयोजित नहीं, सुझावित नहीं कि सुझाव दे करके हम सुझाव दे करके एक दूसरे को जैसे कि आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। ये सुझाव है। ये वस्तुतः जिसे आत्मा कहा गया, जिस जिस कला को, जिस जीवन को आत्मा की संज्ञा दी गई है, वह जीवन नहीं है। जिस धन्यता को परमात्मा कहा गया, जिस सृजन स्वरूपता को परमात्मा कहा गया, परमात्मा शब्द दिया गया, वह धन्यता, वह प्रसाद, वह सनातन होना, वह शाश्वत होना, वह अपरिमेय होना, वह अपरिसीम होना, वह चैतन्य स्वरूप होना परमात्मा शब्द में नहीं आता है। कैसे आएगा? परमात्मा शब्द हमारे अंदर बस एक शब्द है। वह उसके अंदर, उसके मुंह में जचता है, जिसको, जहां पर इस चीज का स्पष्ट उद्घाटन हो गया है। हमारे मुंह में नहीं। हमारे मुंह में तो बस वह एक ख्याल है, धारणा है। तो यह प्रश्न की कला यदि स्पष्ट रूप से हम सीख पा रहे हैं, साथ साथ जिसको लेकर के अब मैं चाहूंगा कि सब लोग इसमें शामिल हों, इसके प्रश्न उठाने को लेकर के, जो भी उठाने को लेकर के जो भी संशय हैं, जो भी कठिनाई हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें हम साझा करें। उसी के लिए हम आप साथ साथ यहां बैठे हैं। और इसमें आप, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपका कल्याण है। मैंने अगर यह झूठ बोला है आपसे, तो मैं ही अपनी हानि करूंगा। मेरे कहने के बाद भी आप नहीं सीख पा रहे हैं, मेरे इतना स्पष्ट दिखाने के बाद भी हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो किसी और की हानि नहीं है। और मैं सिर्फ अगर कपोल कल्पना कर रहा हूं, मैंने कहीं से सीख सुन करके पढ़ लिया है, मैं अपना अनहित कर रहा हूं। पर जो कही जा रही है बात, वह आपने अजमा ली, तो वह आपके जीवन का हिस्सा हो गई, वह आपके जीवन का समाधान हो गई। मुझसे क्या मतलब है? मैं जैसा करूंगा, जो करूंगा, वो मेरे आगे आएगा। तो मेरा निवेदन है, इस प्रश्न की कला को, जो निर्दोष है, जो त्रुटिहीन है, उसमें हम थोड़ा प्रवेश करें। और आप सबके कुछ प्रश्न अगर इसके संबंध में आते हैं, अभी उठाइए, अभी देखिए, सोचिए नहीं, अभी उठाइए यह प्रश्न कि वह जीव खुद से, कोई और उत्तर नहीं देने वाला, खुद जहां मैं बैठे हैं, आप मैं के रूप में बैठे हैं, वही प्रश्न उठाइए कि मैं यहां पर जी रहा हूं, यहां क्या वह कोई जीवन है जो मैं, और ऑफ कोर्स मैं की यांत्रिकता से मुक्त है? तो मैं यह आपके सामने यह खोल रहा हूं, जो भी प्रश्न हो उन पर हम लोग आगे बढ़ के चर्चा कर सकते हैं। जी। या एक हम प्रयोग करें कि जो भी हमने सुना है, कहा सुना है, उसके साथ बस 5 मिनट थोड़ा सा मौन होकर के बैठ जाएं। जो प्रश्न हमने उठाए हैं उसके साथ हम ठहरें और देखें कि क्या वह प्रश्न कहीं लेके जा रहा है, कुछ उस प्रश्न से कोई कला जगह ले रही है, और फिर उसके आगे हम और संवाद को आगे बढ़ाते हैं।
जी। धन्यवाद जया माँ। धर्मराज जी नमस्ते। नमस्ते बलराम जी। हाँ, मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में जो एक सवाल को लेके, जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो जिंदगी क्या है जो उससे परे है, या वो जीवन क्या है जो अ, मैं से बनी नहीं है, या जो मैं से निर्मित नहीं है। तो इसको मैंने अपनी जिंदगी में, इसको मैं कुछ अलग सी तरह इसको अपनाया है, और वो मेरा तरीका ये है। और जो मुझे जो इस चीज को मैंने अपनाया ये है कि सवाल ये है कि जो मैं जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ। क्योंकि जो मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारी है, ये ज्ञान रूप से सीमित है। चाहे भगवान की हो, चाहे आध्यात्मिक की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे पशु पक्षी, कोई भी चीज की, कोई भी, इवन मैटर की, साइंस भी इस चीज मान चुका है कि मैटर के ऊपर आज भी चालू है, आज भी इसको अन्वेषण चालू है कि मैटर है क्या। तो जब जब जिस बुद्धि के साथ में, उस बुद्धि ही अगर सीमित है, उस बुद्धि को अगर ये पता चल जाए कि जो जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या जिसके बारे में मैं जानता हूँ, या जो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी जानकारी, ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरी मास्टरी है, ये इसके बारे में मेरे को यकीन है, अगर मेरी ज्ञान या मेरी बुद्धि को अगर ये पता चल जाए कि वो सीमित है, ये मैं देखता हूँ कि ये जब बुद्धि को ये महसूस होती है तो वो एक साइलेंस की तरफ चला जाता है। वहां फिर वो चर्चा नहीं होती है, वो फिर वो जो आपको बहुत बढ़िया शब्द जुगाली कि वो आप च्यू नहीं कर रहे हैं, कि आप अपनी आप को उसको, जिससे बुद्धि को पता चल गया है कि वो सीमित है, वो बहुत सीमित मात्रा में ऑपरेट करता है। तो फिर जब सीमित का दायरा पता चलता है तो फिर वो एक एक अलग सी चीज शुरू हो जाती है। तो मैं अपने आप में ये प्रश्न उठाता हूँ जब भी मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, या जब मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, या यकीन हो जाता है, वहीं से मेरी जब बुद्धि को ये बुद्धि को ये मैं जब उसी पे थोड़ी देर छोड़ता हूँ, तो ये अपने आप को वापस चले आता है कि ये तो पूरा नहीं है, ये तो कुछ टुकड़े को ही पूरा मान के चल के बैठा है ये। जब भी बुद्धि को इस चीज को एहसास होती है तो वो एक जो कहते हैं ना कि वहां से एक ओपन मिलती है। तो ये मेरा है, ये मेरी तरीका है, या मैं इसको इस तरह मैं देखता हूँ कि, और उसमें से मुझे बड़े शांत बोध होती है, और इसमें से मेरा जो जो चैटरिंग है वो कम होता है। बहुत सुंदर है और बलराम जी, बहुत अच्छा है। बुद्धि को किसी भी क्षेत्र में अपनी लिमिट पता चल गई तो फिर वो यथार्थ रूप से अपने आप ठहरना शुरू कर जाती है। थोड़ा सा आपके प्रश्न के साथ थोड़ा मैं उसको और भी आगे ले चलना चाहूंगा। आपके पीछे कोयल बोल रही है। हाँ जी, नहीं किसी, शायद आपके पीछे आ रही है सर, मेरे यहाँ पे तो कोयल नहीं है। अच्छा। या मैडम के पास है, जया मैडम की अच्छा। तरफ से कोयल।
अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत चिड़िया है। बाहर हाँ, से आवाज आती तो उधर से आती, मुझे इधर से ही आई। हाँ, हाँ। तो जय आइए, मैडम, हाँ, आपके स्पीकर पास। ऑन रखिए। तो और एक एक क्षेत्र में यह बात पता चल गई हमें कि इसमें हमारी बुद्धि की एक सीमा है, और उस सीमा को पा करके वो वहां ठहर गई। बलराम जी, क्या ऐसा संभव है कि जिसे हम जीवन कह रहे हैं उसके समूचे होने में यह पता चल जाए कि बुद्धि की एक सीमा है, और उसके आगे बुद्धि दखलंदाजी न करे, हस्तक्षेप न करे? क्या ऐसे संभव है यस। पूरे क्षेत्र में? और मतलब यथार्थ रूप से, नॉट इंटेलेक्चुअली, यथार्थ हम्म। रूप में पूरे मेरे जीवन में, मेरे संबंधों में जो बुद्धि की सीमा है उसके आगे प्रवेश न करे। मेरे रिलेशनशिप में बुद्धि प्रवेश न करे। बुद्धि सिर्फ उन क्षेत्रों में प्रवेश करे, जैसे कंप्यूटर है, कार चलाना है, या मिक्सी चलाना है, तवे पे रोटी बनानी है, उसमें बुद्धि काम करे। लेकिन जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ मैं घर में रह रहा हूं, उसके साथ किसी भी तरह से बुद्धि हस्तक्षेप न करे। जो जीवन, जबकि मैं रोटी नहीं पका रहा हूं, कार नहीं चला रहा हूं, कंप्यूटर नहीं चला रहा हूं, तो बुद्धि अपनी जगह पर सीमित रहे, वह पॉपअप न करे। क्या ऐसा संभव है? हम आते हैं फिर बलराम जी इस आपके प्रश्न के साथ। हाँ, जया माँ। हाँ, प्रणाम सबको। प्रणाम। मेरा तो सारे टाइम शायद हम लोग सबों का ही हो रहा है वो कि एक बैकग्राउंड में जो है कंटिन्यूअस एक खुद को ही देखना और चीजों को समझने की प्रक्रिया जो है वो एक चल चल ही रही है। बाकी सारा जीवन भी चल रहा है, व्यावहारिक जीवन भी चल रहा है, और ये वाला यथार्थ जीवन जो आप बोल रहे हैं, वो शब्द मैं नहीं दे पा रही थी, तो आपने अभी भी वो शब्द दे दिया, यथार्थ जीवन जो है। तो ये कैसे ही बढ़ता जा रहा है इसमें, मुझे लग रहा है कि जो हमारा व्यावहारिक जीवन है वो जो है अ, यथार्थ जीवन जीने के लिए वो व्यावहारिक जीवन से थोड़ा अलग होना अब जरूरी है, क्योंकि उसमें रह के जो चाह रहे हैं वो एक प्रोसेस जो अंदर चल रहा है, वो प्रोसेस में बार बार विघ्न आता है। और ये उनके साथ, औरों के साथ इंटरेक्शन के लिए नहीं, अपने अपने अंदर जो क्लैरिटी होनी है उसके लिए जो मौन में रहना, एक ज्यादा बातचीत भी नहीं करना है, तो वो एक बाधक हो रहा है। दूसरी चीज जो आपने कहा आज जो है बहुत क्लियर हुई मेरे को, वो मैं शेयर कर रही हूँ। वो है कि जो विचार है, अनुभव और विचार, इसके बीच में रुक जाना, और वही मौन। क्योंकि जैसे अनुभव को हम शब्द देते हैं, वो शब्द नहीं देना है। नहीं देना मतलब कि उतना जागरूक रहना कि ये अनुभव हो गया, अब उसके बाद जो है वो, उसको हमें क्लासिफाई नहीं करना है या किसी को कम्युनिकेट नहीं करना है, उस अनुभव के साथ रहना। मिठाई खा ली तो वो जो मिठास का अनुभव है वो औरों के लिए है या क्लासिफिकेशन के लिए? अदरवाइज तो अनुभव तो मीठा का जो जीभ पर स्वाद आया है वो तो एक्सपीरियंस कर ही, जब कर रहे हैं बस तभी है ना। तो वो जो चीज है वो बहुत स्पष्ट है इस समय। और एक चीज तीसरी जो थी वो बहुत बार सुनी हुई है लेकिन इस समय स्ट्राइक करी, वो था कि जैसे कांटा है तो वो हमारे पता नहीं आपने क्या शब्द यूज किया, हमारे शरीर के से उसका वो नहीं है, सामंजस्य नहीं, उसके लिए वो अनुरूप नहीं है या कुछ ऐसा, असंगत। प्रासंगिक नहीं है। तो वो जो चीज है वो हम बाकी
वस्तुओं के लिए तो करते हैं। एक मिनट। लेकिन जब हम इंसानों के लिए वो करते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उन लोगों के साथ जब डील करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि वहां पर भी ये प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वस्तुओं के लिए या और चीजों के लिए। क्योंकि हर इंसान जो यूनिक है, वो यूनिकनेस जो है वही प्रासंगिक और अप्रासंगिक शायद है। तो ये सारा जो चीजें हैं, ये है कि इतना समझ में आया कि जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, वो किस तरह से हमको कुचल के और हमें एक पूरा जो एक अनंत संभावनाएं जो आप बोलते हैं, वो अनंत संभावनाएं जो हैं, वो हमारी ये जो सेक्स सिस्टम है, वो सारा उसको तोड़ के रख दिया। बस यही होना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ये करना है, ये ऐसे जिए, इस रोल में ये करना है, उस रोल में वो करना है। शायद ये जो सामाजिक व्यवस्था और पारस्परिक जो एक परिवार वाली जो संस्था है, ये इनका उपयोगिता जो है वो उतनी ही है कि हर चीज हर इंसान अगर करता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर वो 4 लोग या 6 लोग या 10 लोग मिलकर जब कर रहे हैं, तो आप वो डिवाइड कर लेते हो और आपके पास समय रहता है और चीजें करने के लिए। तो शायद कुछ इस तरह का होगा, या फिर अब जीवन यापन के लिए भी आपको चाहिए, पैसे भी चाहिए और चीजें भी, घर भी चाहिए, बाकी चीजें भी चाहिए। तो वो उन चीजों की जितनी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, उसके लिए ही ये यूजफुल है। और हम अब हमारा जीवन क्या हो गया है, आज मेरी भी बेटी है, उसकी भी मैं जब विवाह के लिए सोचती हूँ तो मेरे को ये लगता है उसके पास सब चीजें हैं। बट अब मैं उससे ये इस स्टेज में मेरे को लगता है मैं उसको बोलूं कि तुम्हें जीवन में तुम क्या चाहती हो, वो चीज क्या तुमको इससे मिलेगी, या तुम जो आगे विवाह करना क्या जरूरी है, और जरूरी है तो उसमें सामने वाला जो है उसकी जो दोनों की मैचिंग होनी चाहिए कि वो लाइफ से क्या चाहते हैं। वो चीज अगर नहीं हो रही है, हम जैसे देखते हैं कि भाई उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, सोशल स्टैंडिंग क्या है, वो हमारे जैसे ही सेम कास्ट में हैं, और इस टाइप की जो चीजें हैं वो हम देखते हैं। कास्ट वगैरह शायद इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आपका फिर जीवन उसी तरह से चलाने की पद्धति जो है, तो वही पद्धति वाली शैली में ही तो हम खुद भी रहे और हम औरों को भी वही रखना चाहते हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि जो कुछ अभी तक किया था उस सबको हटा के एक नए सिरे से जो है वो जीवन जीना पड़ता है। जया माँ, आपको सुनते हुए और अपने भीतर देखते हुए, आपके आपकी आवाज सुनते हुए जो शब्द आप इस्तेमाल कर रही थी, वो उसकी जो आप सबसे पहले आवाज आ रही थी और उसके पीछे जो पंछी की आवाज आ रही थी, और हमारे यहाँ भी कुछ गाड़ी घोड़े की आवाज आ रही थी, और फिर ये देखते हुए कि आपकी आवाज कैसे भाषा में प्रवेश कर रही है, फिर उसका अर्थ निकल करके आ रहा है, उन सारी प्रक्रियाओं के प्रति भीतर सवाल उठाते हुए कि वो सजगता क्या उनके प्रति हो सकती है, जो अर्थ प्रकट होकर के आया है। और उस अर्थ को तक ही सुनना रोकते हुए, प्रतिक्रिया जब आप कह रही थी तो प्रतिक्रिया नहीं कोई आ रही थी, पर अभी जो अंदर से कहने के लिए आ रहा है वह है
कि जब तक छोड़ने की जरूरत दिखे, छोड़ने की जरूरत, तब तक कहीं ना कहीं अभी स्पष्टता उतनी गहन नहीं है। चीजें हैं ही नहीं कि उनको छोड़ने की भी जरूरत पड़े। यह देखना कि पकड़ पकड़ हो ही नहीं सकती, कैसे पकड़िएगा? केवल ख्याल है पकड़ने का, छूट गया छूट गया, फिर आप उसी घर में हैं। तो एक यह बात आ रही है। दूसरी बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जब हम अपनी अनुभूति को शब्द दे देते हैं तो फिर मन को लपकने का मौका मिल जाता है। अगर मुझे जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं उसके प्रति सावधान हूं कि मुझे इस अनुभव को बिना नाम दिए, बिना इसकी छवि बनाए बस घटित होने देना है, या मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि यह अनुभूति इस 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 व्यंजन की या जो संबंध है, जैसे हम प्रकृति देखते हैं तो उसमें एक सौंदर्य है, कोई एक सुंदर युवती या बच्ची या एक सुंदर सा कोई युवक देखते हैं तो उसमें एक सौंदर्य है, उसमें एक जीवंतता है। उसको देख करके क्या हम ऐसा संभव है कि उसे नाम न दें? अगर नाम नहीं देंगे तो वो सौंदर्य, वो जो सारी अनुभूति है वहां घटेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, वो दूसरे अनुभवों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह बात बड़ी आपने महत्वपूर्ण हम लोगों को दिखाई है कि हम जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसको नाम न दें। नाम नहीं देंगे तो मन केवल नाम में पकड़ता है, यांत्रिकता नाम को पकड़ के लेके चलती है, और अगर नाम नहीं मिला तो यांत्रिकता आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह हमने सीखा आपको सुनते हुए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने कही संस्थाओं को लेकर के कि बिटिया संस्थाओं में पली बढ़ी है, उसके अंदर संस्थाओं को लेकर के एक गहरी कंडीशनिंग हो गई है, तो उसको हम उखाड़ नहीं सकते, सीधे उखाड़ नहीं सकते। तो क्या किया जा सकता है अंतिम रूप से? हम सिर्फ, आप देखें तो उसके अंदर प्रश्न डाल सकते हैं। प्रश्न डाल दें कि उसके अंदर अपनी ऑर्गेनिक आंख खुलनी शुरू हो, वह खुद देखे। उसके अंदर हम प्रश्न डाल दें कि संबंध क्या है, संबंधित होना क्या है। अगर हम किसी व्यक्ति से संबंधित हैं तो क्या वह संबंध सोच विचार के आधार पे है, स्वार्थ और भय के आधार पे है? तो वो अगर इस आधार पे है, किसी कारण से है, तो वह बाध्य है अपने परिणाम के बाद छर जाने को, वह गलने को बाध्य है, वह गिर जाएगा। जैसे ही कारण अपने परिणाम को पहुंचेगा वैसे ही वह उस संबंधों में क्षरण होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करोगी? फिर संबंधित होना क्या है? क्या अभी देख सकती हो कि बिना नाम दिए, बिना छवि बनाए, जो मैं हूं, तुम्हारी माँ हूं, क्या तुम मुझे बिना नाम दिए, माँ नाम दिए, बिना मेरी छवि बनाए देख सकती हो? यानी क्या हम और तुम यहाँ पर बिना छवि, बिना नाम के उस संबंध को उघाड़ सकते हैं जो कि हमारी बुद्धि ने नहीं बनाया है, हमारे संस्कारों ने नहीं बनाया है? अगर ऐसा हम आप कर पा रहे हैं तो उसके अंदर एक नई तरह की दृष्टि का जन्म होना शुरू हो जाएगा। वह देखने लगेगी कि जिस व्यक्ति के साथ मैं जा रही हूं, जीने जा रही हूं, उस व्यक्ति के साथ वास्तविक संबंध होने जा रहा है या संस्कारिक संबंध होने जा रहा है। वह फिर जब अगर कभी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, तो उसमें क्वेश्चनिंग भीतर चलती रहेगी और वही क्वेश्चनिंग उसको उबारेगी। वो कहीं रहेगी अगर उसको क्वेश्चनिंग की आर्ट पता है। ये जो असंभव जीवन की असंभव प्रश्न उठाने की जो कला है, यह अगर किसी तरीके से हम अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को हम पास कर सके, तो दिस इज द अल्टीमेट, कि वे कहीं भी रहेंगे अपना जीवन उबार लेंगे। जी, थैंक यू। इसमें वो जो बात थी ना कि
ऐसा लगता है कुछ समय अपने आप में रहो। तो वो जो चीज़ है वो समझ में आ रहा है कि और जो दूसरे हैं वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, हर इंसान अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। अब आपको अगर एक बात अलग तरह से अब समझ में आने लगी, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी सबों को भी समझ में आने लगे इस अलग तरह से। जरूरी नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आदतन मैं भी वो चीज़ मैं उनसे चाह रही हूँ कि वो मैं जो चाहती हूँ वो करें, लेकिन वो जो चाहती हूँ वो मैं नहीं करना चाहती। बहुत ही एक अस्वाभाविक स्थिति है मेरे अंदर। और ये अभी यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि न बोल पाना जो है वो मैं का बहुत बड़ा पोर्शन है। अपने अंदर की जो असली जो फ़ील हो रहा है वो सबों के साथ शेयर कर पाना और स्पेशली इस फोरम में, वो बहुत आगे तक लेके जाएगा। उसको शायद जल्दी छोड़ेगा। ये ये स ये सही नहीं है। ये मतलब ये मेरे को सही गलत नहीं, मैं स्वीकार नहीं है कि ऐसा मतलब। तो इससे निकलने के लिए थोड़ा लग रहा है कि अपने अंदर जो है ना कुछ समय के लिए, बहुत ऐसा कि लंबा समय है, कुछ समय के लिए, लेकिन ये फील हो रहा है कि अब थोड़ा सा एक बंधन सा ऐसा नहीं। उसके बाद जब जो है ये भी हल्का सा रह गया, क्योंकि बाकी एक जगह पर इस चीज का इतना नहीं रहा है, सब जगह से हट चुका है, लेकिन एक तो जो घर के अंदर में रहा है, घर के अंदर के लोगों के साथ जो है वो चीज, उससे हटने के लिए शायद थोड़ा एक डिस्टेंस पे आके फिर वो पास में रहने जो है वो शायद संभव, ऐसा जो अपने अंदर से फील हो रहा है। मे बी इट विल वर्क, मे बी इट विल नॉट वर्क। अगर ऐसा अंदर से आ रहा है कि आपको थोड़े अवकाश की जरूरत है, थोड़ा स्पेस की जरूरत है, जरूर लीजिए। उसके लिए आप जो भी संभव हो सकता है करिए, करके उसमें क्योंकि यह बात हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि आप दूसरे के अंदर वास्तविक समझ तभी ठीक तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं जब आपने अपने जीवन में किया। अगर मैंने सब शास्त्र पढ़े हुए हैं और उनको मैंने कृष्ण जी को पढ़ा है, मैंने क ख ग को भी पढ़ा है, और उन सबको पढ़ करके और बहुत एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बना लिया और मैं अब लोगों को बता रहा हूं, तो लोगों को इंटेलेक्चुअली बता दूंगा लेकिन मेरे शब्दों में प्राण नहीं होंगे। इतना भी मैं जोर दे करके बोलूं पर प्राण नहीं होंगे। इसलिए अगर आप सच में कल्याण चाहते हैं अपने आसपास के लोगों का, अपने स्वजनों का, बेटी का, तो सबसे पहले अपने अंदर इस जीवन को स्पष्ट रूप से, कहते हैं ना हस्तामलक के हाथ पर रखे आंवले जैसा, इस तरीके से अपने जीवन को उद्घाटित कर दीजिए। उसके लिए जो आवश्यक है वह करिए। क्राइसिस में ही चेतना का जन्म होता है। जब भी क्राइसिस आती है और जितनी बड़ी क्राइसिस आती है उतना ही भीतर से सबल व्यक्तित्व का, सबल जीवन का जन्म होता है। अगर ऐसी क्राइसिस है तो अपने जीवन में सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे दूसरे को संप्रेषित करना है। वह ले न ले ये उसकी बात है, लेकिन आप यथासंभव कन्वे करने में समर्थ हो जाएंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और धर्मराज जी, एक जया जी की बातों से मुझे ये भी एक महसूस हो रही है कि हम क्यों अपने आप को मान के चले कि मैं माँ और मैं बाप, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, क्योंकि खेल तो बुद्धि की ही हो रही है कि मेरी ज्ञान, क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि को उसको अपनी सीमित उसकी लिमिट की उसको महसूस नहीं होती है, तभी ना मैं कह सकता हूँ कि ये रास्ता अपनाइए, ये सही है। ये बोलना ही इसी में काफी है कि मैं
अपनी इग्नोरेंस को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि सही मायने में संसार में जो हम आए हैं, ये बुद्धि की खेल खेलते-खेलते, जो आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किए थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ़ जो व्यावहारिक जीवन में है, जैसे रोटी पकाए या कार चलाए, उसी वक़्त ही हम बुद्धि की इस्तेमाल करें, बाकी जगह पे बुद्धि निश्चल हो जाए, निर्भीक हो जाए, निर्जीव हो जाए? ऐसा तो हुआ नहीं है मेरे साथ धर्मराज जी। लेकिन इंटेलेक्चुअली संभव हो सकता है। लेकिन मुझे जब ये ऐसे जैसे जया जी की स्थिति में मैं आता हूँ, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ कि क्या तुम्हें पूरी ज्ञान है, पूरी नॉलेज है तुम जो कह रहे हो? क्या एक शब्द का भी तुमको ठीक से ज्ञान है? फिर मुझे मेरी बुद्धि अपने आप में शांत हो जाता है। मुझे उसकी अपनी कमियाँ जब उसको महसूस होती है, तो ये अपने आप शांत हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है सो होता है। फिर मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लिमिट पता चल गई है। और इसको अगर थोड़े व्यापक रूप से देखेंगे तो जितने युद्ध ये हो रहा है, कर रहा है, ये कोई व्यक्ति सोचता है कि वो सही सोच रहा है, इसलिए ना ये सब कर रहा है। अगर उसको खुद ही डाउट होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, या मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो फिर वो करेगा कैसे? वो तो शांत बैठेगा। वो अपने आप में उस चीज़ को तो उसी में ही वो दृष्टि उसी में ही रहेगा। क्योंकि हम जब बोलते हैं तब हम ये तय कर लेते हैं कि ये सही है। आई होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ। या बहुत अच्छे से बलराम जी। और आपको सुनते हुए एक प्रयोग चलिए हम लोग साथ में आज करते हैं, जितने भी मित्र हैं यहाँ पर साथ में करते हैं। हम आप सहमत होंगे कि जब हम किसी को सुनते हैं तो सुनने के साथ ही, मान लीजिए मैं और बलराम जी संवाद कर रहे हैं, बलराम जी को मैं सुन रहा हूं और लोग नहीं है यहाँ पे, या मुझे और बलराम जी को संवाद करना है और बाकी लोग श्रोता है, तो जब बलराम जी कह रहे हैं तो मेरे अंदर की जो यांत्रिकता है, जो मेरे अंदर की बनावट है, वो इनको सुनते हुए भीतर क्या जवाब देना है उसका उत्तर तैयार कर रही है, उसको एक ख्याली जामा पहना रही है। और वह जो जो उत्तर तैयार हो रहा है वह बलराम जी के चुप होने तक बन करके तैयार हो जाए, उसमें काट छांट हेर फेर होकर के वह तैयार हो जाएगा। और जैसे ही बलराम जी चुप होंगे मैं बोलना शुरू कर दूंगा। हाँ, क्या ऐसा संभव है थोड़ी देर के लिए कि यह जो हमारी यांत्रिकता है कि दूसरे ने बोला इधर उत्तर तैयार और अपना प्रश्न तैयार, मैं बोल रहा हूं और दूसरा जो है सुनते हुए अपने उत्तर तैयार कर रहा है, ये जो लगातार चलने वाला क्रम है, क्या हम एक अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं या मैं आपको सुन रहा हूं, सुनते हुए उस तल पर जहां उत्तर तैयार होता है उस तल पर आगे ना बढ़े, यानी हम भीतर यह प्रश्न उठाएं कि क्या ऐसा संभव है कि जो ये सज्जन बोल रहे हैं वह सिर्फ अर्थ तक पहुंचे और भीतर उत्तर तैयार ना हो, यानी वह जो अज्ञेय हिस्सा है, जो जाना नहीं गया, जो जानता नहीं हूं कि उसका अर्थ क्या होगा, उसको थोड़ा अवसर मिल जाए काम करने। दिस इज श्रद्धा सर, यह सही मायनों में श्रद्धा है। जब हम यह देखते हैं कि यांत्रिकता, जो बनावटीपन है, जो लगातार चलते रहना है, सोच विचार, हमारी जमीन सोच विचारहीन है, हम लगातार सोच विचार के आधार पर ही तो चल रहे हैं। अभी सोच विचार के आधार पर जो हम चल रहे हैं, इस पर इसकी कमजोरी को या इसकी लिमिटनेस को, इसकी सीमा को समझते हुए हम थोड़ा रुक जाएं कि भले हो सकता है यही तत्क्षण आएगा कि अगर हम उत्तर को तैयार नहीं करेंगे तो जब हमको बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, जब जवाब देना होगा तो क्या बोलूंगा। हो सकता है कि न बोलना हो सकता है कि मैं बातचीत में उनसे पराजित हो जाऊं, कोई हर्ज नहीं, पराजित ही हो जाऊंगा ना, हार ही जाऊंगा ना, जीत करके ही क्या मिल गया है।
खुद को लगातार बनाए रख करके छोटी सी बड़ी चीजों में क्या मिल गया है, ठीक है हार जाऊंगा, लेकिन उसको मैं अवसर दूं कि सुनो, आवाज आए, अर्थ प्रकट हो और स्टॉप। क्या मैं अपने भीतर ये सवाल उठाऊं, वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से, जो रिएक्शन से, जो उत्तरों की जो श्रृंखला चल रही है उससे मुक्त है। उस सुनने में ही आप पाएंगे कि एक नए जीवन का उदय होना शुरू हो गया, एक नई कला का उदय होना शुरू हो गया। फिर हो सकता है कि आप अचानक जब ऐसा हो तो दूसरे को जवाब देने के लिए बिल्कुल कुछ ना पाए, या बोलना नहीं भी है तब भी आपके अंदर जवाब चल रहा है, वह हो सकता है ना चले, लेकिन जब वह जवाब भीतर से आएगा वह सम्यक जवाब होगा, वह सम्यक वाद होगा, जिसे हम संवाद कहते हैं, कि सुनना और अज्ञेय को रिफर कर देना, सुनना और मौन जो कि अर्थ के बाद का जो क्षेत्र है उसको रिफर कर देना, उसमें उसको बह जाने देना, और फिर जब बोलना है तो जो भी कुछ उस मौन से या उस अज्ञेय से आ रहा है उसको शब्द देना। यह कला अपने में ही सृजनात्मक कला है। आप अभी कर रहे हैं तो अभी देखेंगे कि एक नए जीवन का उद्घाटन होना शुरू हो गया। जी, क्या मैं अपनी बात कह पाया? या धर्मराज जी, एकदम बहुत परफेक्ट आपने कहा है। खाली एक ही मैंने इस चीज में थोड़ा सा मेरा विचार अंतर है कि अज्ञा को संवाद में नहीं ला जा सकता। ये एक कहने की बात है, अज्ञेय को संवाद में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जहां से ज्ञेय का अंत हो रहा है वहां से हमारे बिना चाहे ही अज्ञेय शुरू हो जाता है। जैसे ही हम ज्ञात की लिमिट में रुक जाते हैं, यानी अर्थ जो मीनिंग मेरे अंदर प्रकट हो रही है, अर्थ, वहां तक अगर मैं सवाल उठाता हूं कि यहां तक सिर्फ रुकना क्या है, और वह रुकना घटता है, वहां से बिना मेरे चाहे अज्ञेय प्रवेश कर जाएगा। देखिए करके, अगर मैं अपनी लिमिट में रुक गया, मैं वहीं पर ठहर गया, वहीं पे मेरा अवसान हो गया, सुनने के साथ ही आपकी ध्वनि सुनी, आपकी आवाज सुनी और अर्थ प्रकट हुआ, जो कि मेरे अंदर प्रोग्रामिंग है भाषा की, हिंदी इंग्लिश या जो भी कुछ, उस प्रोग्रामिंग के आधार पर क्या आप कह रहे हैं, आपकी जो आवाज आ रही है उससे क्या अर्थ निकल करके आता है, अपनी प्रोग्रामिंग से वो अर्थ निकल के आया, पर मैं उत्तर कुछ भी नहीं देने जा रहा हूं। वहीं से आप पाएंगे, देखिए अज्ञात शुरू हो गया, अज्ञात को अवसर मिल गया, यांत्रिकता टूट गई, वो जो चैनल चल रहा था वो टूट गया, वहां उसकी एक कड़ी टूट गई। सुनना अपने में शुद्धतम ध्यान है। और भी मित्र जो हम लोग यहाँ मंच पे हैं शामिल हों। नमस्कार धर्मराज जी। हाँ संजय जी प्लीज। थोड़ा मुझे इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो चर्चा के दौरान देखते साथ साथ चलते कैसा होता है। जी प्लीज। हाँ, ये जो यांत्रिकता जो मन में है, संस्थागत है या यादों की यांत्रिकता है या प्लानिंग की यांत्रिकता है, ये तो वर्तमान में ही चल रही है, लेकिन फिर भी वो वर्तमान में रह के भी उनका प्रभाव इतना है कि वर्तमान का एहसास होता ही नहीं। और सोचने जाए बुद्धि के स्तर पे, तो अपन तो वर्तमान में ही है, जो भी घट रहा है, यांत्रिकता घट रही है, वर्तमान में ही है। 10 साल की याद भी आई तो अभी आई, और 10 साल की प्लानिंग करता हूँ तो अभी ही करता हूँ। तो ये सब परस्पर विरोधी, ये कैसे चल रहा है इसमें? प्लीज।
जी, बहुत सही बात आपने कही कि जिसे हम भविष्य कह रहे हैं या जिसे हम अतीत कह रहे हैं, वह सब घट अभी वर्तमान में रहा है। तो कैसे यह निश्चय करें कि इस वर्तमान में कैसे पता चले कि क्या यथार्थ है और क्या बनावटी है? मेरे सामने एक फूल खिला हुआ है, उसमें उस दर्शन में उसको देखते हुए क्या बनावटी है और क्या वास्तविक है? क्या फूल नाम वास्तविक है? फूल नाम भी इसी समय है यांत्रिक रूप से। वह गुलाब नाम वास्तविक है या कृत्रिम है? उसके बारे में यह अच्छा फूल है, खराब फूल है, इसमें अच्छी गंध होती है, खराब गंध होती है, यह सारे जो उसके ऊपर हमने अपने ख्याल डाले हैं, वे सब यांत्रिक हैं या यथार्थ है? और थोड़ा भीतर हम चलते हैं और थोड़ा उसमें प्रवेश करते हैं। सवाल हम उठाते हैं कि इसका वह देखना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है। देखिए, करके देखिए, जो भी चीज सामने हो उसको, आपके सामने अगर कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, उसको देखते हुए यह प्रश्न उठाइए कि यह जो दर्शन घट रहा है, इस दर्शन में वह दर्शन क्या है जो सोच विचार से मुक्त है? जो स्मृतियों से मुक्त है? आपके प्रश्न के साथ ही कंप्यूटर नाम हट गया, कंप्यूटर शब्द हट गया, उसकी उपयोगिता का जो ख्याल है वह हट गया। उपयोगिता है उसकी, लेकिन जब आप टाइप करेंगे, जब मैसेज भेजेंगे, जब सिर्फ संबंधित होना है, सिर्फ संबंधित, जो वास्तविक संबंध है, जो जीवंत होना है, उसमें यह चीज है और इसको देखा जाना है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया? हाँ जी, हाँ जी। खुद से पूछिए अपने से कि मैं भी यहीं पर हूं, मैं जी रहा हूं, संजय नाम भी यहां पर है, संजय नाम के इर्द गिर्द जितनी भी योजनाएं भविष्य में प्रक्षेपित हैं, संजय नाम के पीछे जितनी भी स्मृतियां संचित हैं, जो कि इसी समय भास रही हैं, यह संजय नाम से मुक्त यह व्यक्ति क्या है? अर्थात सकल स्मृतियों से मुक्त यह जीवन क्या है? जो अयथार्थ है, जो अवास्तविक है, पूछ गया या नहीं? सवाल उठने के साथ ही वह मिट गया या नहीं? अभी के जीवन में जो बच सकता है सवालों के उठने के बाद, वही यथार्थ है। इसीलिए हम जब सवालों को उठाते हैं तो साथ साथ चलते हुए एक दूसरे के सवालों को पैना करते हैं, उसको मांझते हैं। जैसे आप देखें कि किसी भी औजार को पैना करने के लिए उसको रगड़ते हैं, कभी कभी दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर रगड़ते हैं ताकि उसकी धार पैनी हो, वह और नुकीला हो, और कभी कभी दो वैसी ही तीर, जैसे तीर, कभी कभी तीरों को आपस में रगड़ा जाता है, तीर का जो फल होता है वो आपस में रगड़ा जाता है, तो आपस में रगड़ने से यह तीर का भी फल पैना हो रहा है, इसकी भी नोक पैनी हो रही है और इसकी भी नोक पैनी हो रही है। तो जो हम अन्वेषण कर रहे हैं साथ साथ चलते हुए, उसमें हमारे प्रश्न पैने होते हैं
और जैसे जैसे प्रश्न पैदा होता चला जाता है, वैसे वैसे वो जो झूठ का, जो मिथ्या का जगत है, वह भंग होता चला जाता है। जितना प्रश्न पैदा होगा, और अगर अंतिम सीमा तक प्रश्न पैदा हो गया, भ्रम तत्क्षण फट जाएगा, तत्क्षण टूट जाएगा। अगर आपने यह प्रश्न उठा दिया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और आपके साथ साथ मैं भी चल रहा हूं, मैंने भी यह सवाल उठा दिया कि वह प्रश्न, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अर्थात हमने आपने एक दूसरे के सहयोग करते हुए, पहले हम बहुत सारे प्रश्नों से आए, यह क्या है, वह क्या है, कैसे ठीक से जिए, फिर ये जीने वाला कौन है, नाम से मुक्त जीवन क्या है, छवियों से मुक्त जीवन क्या है, स्मृतियों से मुक्त कैसे जिया जाए, और उसमें मांझते हम इस मूल प्रश्न पर आ गए कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। अर्थात सर यहाँ से आगे और एक प्रश्न निर्माण होता है। जी प्लीज। हाँ, मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरी धार रगड़ करके और पैनी कर पाए। हाँ, नहीं नहीं, ये ऐसा लगता है कि ये यहाँ तक आने के लिए ये जो नाम का देना है या छवि का देना है, अगर ठीक है, ये व्यवहार के लिए आवश्यक है, जी, पर फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये छवि और नाम की और यांत्रिकता की व्यर्थता अगर समझ में आई तो यहाँ तक आ सकते, तो ये व्यर्थता कैसे समझ में आए? इसी व्यर्थता के लिए हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो इस कृत्रिम सार्थकता से मुक्त है। हाँ, अभी जो हमारे जीवन की सार्थकता है वह बनावटी है। क्या यह बात स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट है। हाँ, हमने जो मुक्ति की आकांक्षा की है, मोक्ष को पाने की आकांक्षा की है, या अपने गांव का प्रधान बनने की, या प्रधानमंत्री बनने की, गांव का जो ग्राम पुरस्कार है वह हासिल करने की, या नोबेल पुरस्कार हासिल करने की जो योजना बनाई हुई है, जो अपने जीवन को यह सब पाने में सार्थकता दी हुई है, इसको अगर हम देख रहे हैं कि यह सारी सार्थकता कृत्रिम है, इसका जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं, यह सब सोच विचार से निर्मित है, यह दिख गया तो हम यह सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो बनावटी नहीं है। सवाल बनता है ना कि वह हाँ, जीवन बनता है। क्या कोई ऐसा जीवन है जो बनावटी नहीं है, हाँ, जो बनावटी सार्थकता के द्वारा नहीं चलता। अभी तक हमने सार्थकता अपने जीवन की बनाई थी कि यह करूंगा, वह करूंगा, यह पालूंगा, वह खो दूंगा, वगैरह वगैरह। अब देखा कि यह पाना हो या खोना, हमने अपने साथ साथ चलते देखा यह पाना हो या खोना, यह सब बनावटी है। तो अब प्रश्न बनता है ना कि पाने खोने की बात ही गई, नोबेल पुरस्कार मिले ना मिले कोई बात ही नहीं, वो बनावटी है। हाँ? कोहिनूर हीरा मिले ना मिले वो कोई अर्थ ही नहीं रखता। फिर यह सवाल बनता है कि क्या कोई ऐसा जीवन है कहीं और नहीं? हम जब सवाल उठाते हैं कि क्या कहीं वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, तो कहीं और थोड़ी प्रक्षेपित कर रहे हैं हम। यहां जहां पर अभी कृत्रिमता वाला जीवन जिया जा रहा है, ठीक इसी जगह पर कृत्रिमता का जीवन जीते हुए सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो कृत्रिमता से मुक्त है। इसका मतलब कि जैसे हमने अभी वो कहानी सुनी ना कि भाई उसने एक पुर्जा गटक लिया। अब जो पुर्जा दोनों पर उसने लिखा हुआ था नाम गिल्टी, दोनों पुर्जे पर लिखा हुआ था। अब एक पुर्जा उसने गटक लिया, जो पुर्जा बचा है वो उस पर गिल्टी लिखा हुआ है। उसकी तो पूरी योजना थी कि दोनों पुर्जे पे गिल्टी लिखा हुआ है और जो भी वो निकालेगा उस पे गिल्टी पाया जाएगा और दूसरे पुर्जे को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने वो पासा पलट दिया रबाई ने एक पुर्जा गटक लिया। अब उसका परीक्षण करने का कोई उपाय ही नहीं। तो हमने
धर्मराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट दे दीजिए। श्योर। संजय जी आपको आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हो अच्छा, धर्मराज जी अभी वो निकल गया, वो ज्वाइन कर लिया। हाँ, माफ करिएगा, थोड़ा यहाँ लाइट चली गई थी। हम्म, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ अभी जी, आ हाँ। रही है। हाँ, तो संजय जी हम लोग ये बात कर रहे थे कि इधर जैसे ही मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिक नहीं है, जो यांत्रिकता से मुक्त है, तो मैंने यांत्रिकता से मुक्त जीवन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, वो गल गया। लेकिन बाहर क्या अवलोकन में आया है? सारा यांत्रिक जीवन, हाँ, एक साथ सारा यांत्रिक, उसमें यह होना चाहिए वह नहीं, सारी यांत्रिकता एक साथ आ गई। तो यह है प्रश्न की कला कि अगर हमने अपने साथ साथ चलते हुए खुद को शार्प करते हुए इस प्रश्न तक हम पहुंच गए कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। ओवर। हाँ, सही बात। या धन्यवाद जी। या और संजय जी शायद धर्मराज जी उस स्थिति को प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन हमारा समस्या ये है कि हमें ये यांत्रिक चीजों में बड़ी रुचि है, बड़ा मजा आता है जीवन में, क्योंकि हम ये जो विचार बुद्धि और इसी के साथ ही हम जीते हैं। हम संसारिक जीवन की सारी खुशियां, ये जो बोलते हैं ना, जो प्लेजर है, ये सब चीज हम इसी से ले रहे हैं। तो जब जो आपने सवाल की थी कि ये छूटेगी कैसे, ये नहीं छूटेगी, क्योंकि इसमें प्लेजर आता है, इसमें हम होने का एहसास होते हैं, मैं होने का। तो ये नहीं, व्यर्थता की, इसकी व्यर्थता कैसे समझ आए, ये भी आपको सवाल खड़ा है। आएगी नहीं ना सर। जिस चीज में आपको मजा आ रहा है उस चीज का व्यर्थता कैसे दिखेगी? जब आपको मजा आते वक्त, आप जब एहसास हो और इसके साथ तो मजा के साथ तो उसके ना होने का कमी और अभाव या उसकी दुख महसूस हो, तभी आप में ये प्रतीत होगा कि जो टीवी अभी मेरे को खुशी दे रही थी, अभी लाइट चली गई, बंद हो गई, तो अभी मेरे को अभी बोर लग रहा है या अभी मुझे परेशानी हो रहा है मैं। क्योंकि मेरी जो एंटरटेनमेंट जो टीवी था, वो होने के लिए 10 चीजें की संभावना होती थी, उसमें से 4 चीजें छूट गई। घर छूट गई, बीवी छूट गई, टीवी चली गई, इलेक्ट्रिक चली गई, नौकरी चली गई, क्योंकि हमको ये चीजें होने में बड़े मजे लिए हमने। इन चीजों की होने में हमारी सार्थकता बनी है। आज उसी सार्थकता को अगर कोई सवाल मार्क कर दे, तो फिर इसमें मैं होने का सवाल आ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल रूप में मान लेना और सम्यक रूप में मानने में 2 फर्क होता है। जो स्थिति में मैं गुजर रहा हूँ, वो मैं अपनी स्थिति बयां कर रहा हूँ। मुझे किसी के बारे में या किसी की व्यक्ति के बारे में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ही कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब ये चीज आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तो ये तो ज्ञान की बात है, और ज्ञान भी कहाँ इतना व्यापक है, कहाँ मेरा इतना दृष्टिकोण इतनी व्यापक है। तो सीमित दायरे में रह के सीमित ज्ञान को अपने को आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो मैं का हिस्से को मैं थोड़ा ह्रास कर रहा हूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ। जो मैं जो है वो इतनी कड़क ना रहे, इतनी जो बोलते हैं ना बलिष्ठ ना बने, थोड़े कमजोर हो जाए मैं, ताकि फिर वो मैं ना होने का थोड़ा एहसास हो। इस स्थिति में मैं गुजर रहा हूँ सर, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
सर इसमें एक बात है कि इसमें प्रामाणिकता भी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक निवेदन इसमें और मैं करना चाहूंगा, हम आप साथ साथ चलते हुए उसको भी देख लें कि कोई व्यक्ति समाधान को उपलब्ध हो गया है, इससे क्या आशय? क्योंकि यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति जो समाधान है, जो हमारे अंदर समाधान की एक तस्वीर है, उसको उपलब्ध हो गया है, उससे क्या आशय? यदि कहीं समाधान की कला है, वास्तविक कला है, वहां कोई व्यक्ति बचा? आप खुद ही देखिए कि अगर हमने यह सवाल उठाया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और पलट करके मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा जीवन जानता हूं जो मैं से मुक्त है, क्या मैं अपनी ही बात कंट्राडिक्ट नहीं कर दिया? ऐसे जीवन का मुझे पता चलेगा, मुझे इस अपने गलने का पता चलेगा कि मैं गल रहा हूं, मैं गल गया हूं, मैं कहां कहां बचा हूं, उसका पता चलेगा। मेरे जीवन में जो मेरे अभी तथाकथित संबंध हैं, जिनमें मैं लहूलुहान होता चला आ रहा हूं, वह संबंध गल गया। अब मैं उसी व्यक्ति के साथ हूं, लहूलुहान होना नहीं हो रहा है। लेकिन क्या मुझे यह पता चल पाएगा कि कौन सी कला ने कौन से नए व्यक्ति ने जन्म ले लिया? क्या वहां पर कोई व्यक्ति जैसे जन्म लेने की बात है? या यह हमारी जो अवधारणा है एनलाइटनमेंट की, संबोधि की, यह हमारे तल पे मूल रूप से भ्रामक है। हम जब एनलाइटेंड वन को देखते हैं, कोई भी हो, बुद्ध को ले लें, कबीर को ले लें, तो एक ऐसा व्यक्ति हमको दिखाई पड़ता है अपने उसमें जो सारे समाधान को उपलब्ध है, जो हमसे बहुत ऊपर बैठा हुआ है। वह कैसे हम निर्मित करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में सब व्यवधान है, तो व्यवधान से समाधान की एक ऊंचाई दिखाई पड़ती है, एक दूरी दिखाई पड़ती है। क्या यह ऐसा है? या यह ऐसा है कि व्यवधानों की समूची संरचना का अवसान हो गया, ऐसी कला ने जगह ली कि व्यवधान की सारी संरचना, जिसमें मैं नाम की संस्था भी शामिल है, जिसमें मैं जैसी जो चीज है, जो एकदम सेंट्रलाइज्ड है, वह चीज भी शामिल है, उसका अवसान शुरू हुआ और उधर समाधान की कला का जन्म होना शुरू हुआ। तो कौन दावा करेगा कि वह इनलाइटेंड है? हाँ, कला वहां पर हो सकती है, वहां एक ऐसी कला का जन्म हो सकता है, पर कोई व्यक्ति नहीं होगा वहां पे। लेकिन हम जो प्रक्षेपित करते हैं वह हमारे लिए बाधक भी हो जाता है। हम जब किसी तरह से किसी व्यक्ति के बारे में उसको इनलाइटेंड घोषित कर देते हैं, तो हमारी उसको इनलाइटेंड घोषित करने में हमारे अंदर हो जाऊंगा इनलाइटनमेंट की। ऐसा नहीं है, कला है यह, सिर्फ कला। कला खुद को पोंछने की कला, खुद को मिटाने की कला। खुद को मिटाने में जो समाधान है वह पाया जाता है। तो अधिकतम जो कोई कह सकता है वो यह कह सकता है कि व्यवधान के अंत की क्या कला है वह मुझे पता है, समाधान मुझे नहीं पता है। जो लोग यह कहते हैं, बात आ पड़ी है तो कह ही दे रहा हूं कि समूल समाधान, मुझे एक मंच पे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो उसमें समूल समाधान का आग्रह था।
कि उन्होंने जो चीज प्रस्तुत की है वह समूल समाधान की ओर लेकर के जाती है। आप खुद सोचिए, मुझे जो कहना था कि भाई ऐसे ऐसे करके व्यवधान का यहां अंत होता है, समाधान क्या है मुझे नहीं पता, उस पर मैं कोई टिप्पणी कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। उस बात को लपक करके कि इनको समाधान का नहीं पता है, मैं बता रहा हूं कि समूल समाधान क्या है। यह बचकानापन है। यह सेल्फ नॉलेज में 2-4 कदम भी प्रवेश नहीं है। जिसने भी वास्तविक रूप से सेल्फ नॉलेज में प्रवेश किया है, तो उसको पहली बात यह नजर में आएगी, वह अकथ्य है, समाधान अकथ्य है। वह सोच विचार में पकड़ में ही नहीं आ सकता। आप देंगे क्या? आप व्यवधान क्या है, इसके गलने की कला क्या है, इसको देखने समझने, इसके अवसान की कला है, उसको आप किसी से साझा कर सकते हैं, वह भी अगर आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो तब। और नहीं तो वह भी आप नहीं कर सकते, वह भी पास आउट नहीं कर सकते। और जो समाधान है वह कौन दे देगा? कभी असंभव है वह दिया जाना, वह कहना ही असंभव है। या धर्मराज जी, मैं निशान बोल रहा हूँ। मेरा एक अनुभव कह लीजिए, या आपसे एक साझा करने की मेरे अंदर ये है, कोशिश है, वो ये है कि प्रश्न, व्यवधान या समाधान, या कुछ हो जाना या कुछ ना होना, और ये इससे जो यांत्रिकता पैदा होती है, वो सिर्फ हमारा भूतकाल और भविष्यकाल में जाना इन सब प्रश्नों या व्यवधानों या समाधानों की आकांक्षा को जन्म देता है हमारे अंदर। विचारों की गति अगर रुक जाए, और विचार मेरे करीब तो यही है कि या तो भूत के होंगे या भविष्य के होंगे, वर्तमान में तो विचार हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हम वर्तमान में हैं तो कुछ होने या हो जाने या कुछ व्यवधान होने या उसका कुछ सोल्यूशन होने का तो प्रश्न ही गिर जाएगा। और आप जो हैं अभी इस वक्त, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये शब्द तो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, अगर मैं इस वक्त अपने आप, मेरी विचारों की गति नहीं है, विचार गिर चुके हैं, मैं सिर्फ बात करने और अपने जो हाव भाव है उस पे ही मैं इस समय चल रहा हूँ, मेरा मन कहीं और नहीं जा रहा है, तो ये यांत्रिकता या ये प्रश्न या इसके उत्तर या कुछ हो जाना, ये तो मेरे ख्याल से गिर जाएगा। ये एक मेरा अनुभव कह लीजिए, या एक मेरी एक दृष्टि है। इसके बारे में मैं आपके और बाकी लोगों के विचार जानना चाहता हूँ। जो है उसको ही, जो है, हम जो हैं उसमें कोई विरोधाभास ना पैदा करें, हम उससे अच्छा बनने या इससे कुछ इतर बनने की कोशिश ना करें, जो हैं उसमें ही जिए। हम जब बात करें तो सिर्फ बात करें, बात करने के लिए बात करें, कुछ प्रयोजन ना हो। हम खाएं तो सिर्फ खाने का ही रस लें और किसी और चीज के बारे में ना सोचें। क्या ये विचारों को गिरा नहीं देगा? क्या ये यांत्रिकता को खत्म नहीं कर देगा? क्योंकि यांत्रिकता का जन्म भूत या भविष्य से ही हो सकता है। व्यवधान या समाधान हमेशा भविष्य में ही होगा। ये मेरी एक दृष्टि है। धन्यवाद। निशांत जी, आपके साथ थोड़ा प्रश्न में प्रवेश करने से पहले जो मुझे प्रश्न सुनने के बाद अंदर से आ रहा है, वह यह है कि यदि भूत और भविष्य नहीं है तो वर्तमान कहाँ है? वर्तमान ये है जो मैंने बोला और निकल गया, ये वर्तमान है। ये अभी जो मैं कर रहा हूं ये वर्तमान है। वर्तमान ये है, भूत और भविष्य जैसा तो कुछ है नहीं। अभी मैं जिस पल को बोलते बोलते या बताऊं भी कि ये वर्तमान है, वो तुरंत भूत बन जाता है। तो वर्तमान तो ये है कि जो मैं हूं अभी, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो उसी क्षण जो चीज हो रही है,
इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आगे पीछे नहीं। वो जो हो रहा है अभी, जो मैं कह रहा हूँ, वो जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ या जो सुन रहा हूँ मैं आपको, ये जो देख रहा हूँ, ये वर्तमान है। जी ये समझ प्रश्न भी करना कि भविष्य क्या है, भूत क्या है, वर्तमान क्या है, ये भी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि भविष्य या भूत की बात है। प्रश्न मेरे नजदीक तो प्रश्न उठेंगे ही नहीं अगर आप वर्तमान में जी रहे हैं। विचार गिर जाएंगे, आपके पास प्रश्न ही नहीं होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि अकथ्य है, ये वही अकथ्य है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्मतम चीजों को एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से तो जरा सा कठिन ही होता है। निशांत जी, इस धरती पे 8 अरब वर्तमान है यहाँ इस समय में। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो इस क्षण में अभी कहना चाह रहे हैं, ठीक इसी तरह से अभी और इसी क्षण में कहने वाले 8 अरब वर्तमान है। क्या 8 अरब वर्तमान वास्तविक है? मित्र, वर्तमान समय है, भूत समय है, भविष्य समय है। यह वर्तमान भी समय का हिस्सा है, स्लाइटेस्ट है, पर है यह समय। और जहां तक समय है वहां तक आप होंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि जो मैं इस क्षण में बता रहा हूं यह वर्तमान है, ठीक इसी तरीके से जितने यहाँ मित्र बैठे हैं और जितने इस धरती पर विराजमान हैं लोग, हर व्यक्ति के अलग अलग वर्तमान है। उनके अंदर जो चल रहा है वो कहने जा रहे हैं, वो कहेंगे कि ठीक। मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, वर्तमान ही परिभाषित किया जा सकता है और कोई डेफिनेशन उसकी आप जो कह रहे हैं कि समय के हिसाब से वर्तमान भी समय है, समय उसकी कोई परिभाषा नहीं है। मैं पता नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्तमान की भी एक परिभाषा है, वो समय के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन जो जैसा है अभी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी है जो जैसा है उसकी बात कर रहा हूँ। शांत जी, जो अभी जैसा है उसमें जो अभी जैसा है के साथ आप भी हैं। यह आपका होना, अलग थलग होना, यह समय की ही उपज है, चाहे वह अभी और यही के रूप में ही क्यों न हो। और वही विभाजन का कारक भी है। सूक्ष्मतम विभाजन वहीं से है, जो प्रथम विभाजन है वहीं से है। तभी तो 8 अरब लोगों के 8 अरब अलग अलग वर्तमान हैं। जबकि जो वास्तविक वर्तमान जिसकी तरफ आप कह रहे थे कि वर्तमान तो शुद्ध है, वह तो एक होगा, वह 8 अरब थोड़ी हो सकता है। 8 अरब अगर अलग अलग वर्तमान है तो इसका मतलब है कि वो 8 अरब वर्तमान झूठ है। इसीलिए हम फिर यह सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। वर्तमान में जीवन को लाने की चेष्टा नहीं है कि हम वर्तमान में आ जाएं, जब भूख लगे तब खा लें, जब सोने जाना हो सो जाएं। कौन सोने जाएगा? कौन भूख लगने पे खाने जाएगा? विचार की प्रथम इकाई जो मैं बन करके हमारे अंदर खूंटे की तरह बैठ जाती है, वही ना। हम उसके भी अवसान की बात कर रहे हैं, और वह इकाई है सारा अतीत, सारा भविष्य बखूबी अपने उपजाऊपन के साथ वहां खड़ा है। मैं हूं, अतीत भी होगा, भविष्य भी होगा। मैं का ये जो तिलिस्मी वर्तमान है, यह है तो भविष्य होगा, इसका अतीत होगा। 8 अरब लोगों के अलग अलग भविष्य है। पुतिन का अलग भविष्य है, जेलेंस्की का अलग भविष्य है, जो लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं उनका अलग भविष्य है। सबके अलग अलग अतीत हैं, हमारे आपके अलग अलग अतीत हैं, अलग अलग भविष्य हैं।
तथाकथित रूप से, और अलग अलग वर्तमान है। इसीलिए मित्र हम यह सवाल उठा रहे हैं इस साथ साथ चलते हुए कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं यानी समय की समूची संरचना से मुक्त है। इस प्रश्न के उठाने में समय की समूची संरचना अवलोकन के दायरे में आ जा रही है। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। धर्मनाथ जी, वो संजीव जी की जो बातों से मैं भी एक सहमत हूँ, क्योंकि आप किसी और लेवल पे पहुंचे हुए हैं, हम लोग को कुछ और एक लेवल पे हैं। उनकी जो कहने का जो तात्पर्य जो मैं समझा है कि वर्तमान में अतीत और भविष्य नहीं होती है। हाँ, वहाँ मैं होता है, लेकिन इस मैं को क्षीण करने का, मैं को एक जो उसकी जो इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो कम करने का, ये एक बड़ा सुझाव, ये एक बड़ा रसीला रास्ता है कि वो वर्तमान में रहे और वर्तमान में विचार नहीं होती है। और संजीव जी की जो बात थी, मैं कुछ हद तक उनको मैं की जो इम्पोर्टेंस है, जो जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो थोड़ा कम होती है इस बातों से। इस तरह मैं इसको देखता हूँ। या कम होती है सर, मैं सहमत हूँ, कम होती है Yes. अगर आप वर्तमान में रहने में समर्थ हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा तनावग्रस्त काम है। Yes. उसके बड़ा बड़ा आपको अपने अंदर बहुत साधना, जप तप, होश और ये सब करना पड़ेगा, जो कि इनऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है ये करना, कि क्योंकि प्रेशर है हमारा। हमारी चेतना जो है, हमारी अपनी चेतना नहीं, इस पर हजार तरीके के प्रेशर्स हैं। वो आपको धकेलेंगे यांत्रिकता में, पर आप कहेंगे कि नहीं मैं करूं। तो उससे एक बात सच है कि थोड़ी सी व्यवस्था आ जाएगी जीवन में, एक कुशल प्रबंधन हो जाएगा अगर आप समर्थ हो गए तो। जैसे कि ज़ेन करते हैं, ये जो ज़ेन ध्यान विधियां हैं, उसमें इसी तरह से चीजें हैं। लेकिन कितना भी आप प्रबंधन कर लें, आप यांत्रिक जीवन का ही प्रबंधन कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक रचनात्मक जीवन को अवसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कृत्रिम हैं। आप जो भी कुछ करेंगे वो कृत्रिमता के दायरे में आएगा। जो वास्तविक जीवन है, जो अपरिमेय है, वह नहीं जगह पाएगा जीवन। जब तक आप सिंहासन खाली नहीं करेंगे, कैसे वो अविनाशी आएगा। जी, तो हमारा आज का प्रश्न की और प्रश्न की कला जो हमने साथ साथ सीखी है, असंभव प्रश्न उठाने की कला, उस कला से यह हमारे हाथ में प्रश्न आया है कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता यानी मैं से मुक्त है। और इस प्रश्न में क्या निहित है मैं का अर्थ, वह हम लोगों ने बखूबी इस संवाद में और पहले भी हुए संवादों में साफ तौर पर देखा है। तो 2 मिनट हम लोग थोड़ा इस प्रश्न के साथ साथ बैठते हैं, और इसके बाद फिर अगले सत्र तक के लिए इस प्रश्न के साथ रहने के लिए अपने साथ विदा हो लेंगे, या अपने जो जीवन में संबंध घटित हो रहे हैं उनमें इसको सत्यापित करने के लिए प्रयोग में उतरेंगे।
साधुवाद सभी मित्रों का जो साथ साथ खुद को उघाड़ने, खुद के विषय में सीखने, खुद को सीखने की इस कला में साथ साथ चले। यह जो असंभव प्रश्न उठाने की कला है, इसमें आप सब साथ आए और असंभव प्रश्न जो अभी रिस करके, छन करके आया है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसको साझा करने के लिए आगे आए, इसके लिए हृदय से अनुग्रहित हूं। इसके लिए सच में ही हृदय की गहराइयों से अनुग्रहित हूं और मंगल कामना है कि हम सब के जीवन में जो भी अभी हैं, जो भविष्य में इस रिकॉर्डिंग को देखते, सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, उन सब के जीवन में, और जो नहीं भी सामने आते हैं, जिनको कभी पता नहीं चलेगा, अचेतन रूप से उन सब के जीवन में भी ऐसे मंगलकारी, ऐसे उद्धारक प्रश्नों का जन्म हो और वे प्रश्न अपने अभीष्ट तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे जहां पर जीवन उबर जाता है, जीवन यांत्रिकता से, दुखों से, भ्रमों से समूल रूप से उबर जाता है। फिर से आप सबके लिए मंगल कामना और हृदय से साधुवाद। धन्यवाद धन्यवाद धर्मराज जी। थैंक यू एवरीवन।